क्लास में स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं जिसने सच में सब कुछ बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। 1206 से 1526 तक पूरे 300 सालों का एक ऐसा दौर जहां बड़े-बड़े राजनीतिक बदलाव हुए और एक बिल्कुल नई संस्कृति का जन्म हुआ। तो अपना पूरा ध्यान यहां लगाइए क्योंकि इतिहास का यह सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आज के हमारे इस सेशन में हम मुख्य रूप से 5 अहम पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम देखेंगे कि इस सल्तनत की नींव कैसे पड़ी, फिर इसके विस्तार और उन कड़े नियमों की बात करेंगे। उसके बाद तुगलक वंश के कुछ अजीबोगरीब प्रयोगों को समझेंगे, प्रशासन के उस ढांचे को देखेंगे जिसने इस विशाल साम्राज्य को संभाला, और अंत में उस खूबसूरत इंडो इस्लामिक संस्कृति पर नजर डालेंगे जो आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद है। तो चलिए बिना किसी देरी के सबसे पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, सल्तनत की नींव। अब जरा इस 300 साल की टाइमलाइन पर नजर डालिए। इस लंबे सफर में 5 अलग-अलग राजवंशों ने सत्ता संभाली। 1206 में मामलुक, या जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं, वहां से कहानी शुरू होती है। फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और आखिर में लोधी। और इस पूरी कहानी का क्लाइमैक्स होता है 1526 के ऐतिहासिक पानीपत के युद्ध में। ये सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि ये सत्ता, संघर्ष और संस्कृति के विकास की पूरी दास्तान है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक का गद्दी पर बैठना कोई मामूली घटना नहीं थी। सोचिए, एक इंसान जो कभी गुलाम था, वो एक साम्राज्य की नींव रख रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ कोई लूटपाट या अचानक किया गया सैन्य हमला नहीं था। ये वो पल था जब मुस्लिम शासकों ने भारत में बसने और बाकायदा एक सरकार चलाने का फैसला किया। ये सच में एक बहुत बड़ा राजनीतिक शिफ्ट था जिसने दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि सत्ता पाना और उसे बचाए रखना इतना आसान था? बिल्कुल नहीं। इन शुरुआती सुल्तानों को अपने ही तुर्की सरदारों पर बहुत ज्यादा निर्भर रहना पड़ता था। इनमें सबसे ताकतवर था चहलगानी, या जिसे चालीसा भी कहते हैं। ये 40 बेहद रसूखदार गुलामों का एक एलीट ग्रुप था। आप इन्हें किंग मेकर कह सकते हैं, जो पर्दे के पीछे से पूरी राजनीति की डोर खींचते थे। असली पावर अक्सर इन्हीं के हाथों में होती थी। और इसी चालीसा दल में से एक निकला बलबन। जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसने सत्ता के खेल के नियम ही बदल दिए। उसने साफ कह दिया कि सुल्तान कोई आम इंसान नहीं, बल्कि ईश्वर की छाया है। और अपने दुश्मनों के लिए उसने जो रक्त और लौह यानी ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई ना, वो सच में खौफनाक थी। उसने हर बगावत को इतनी बेरहमी से कुचला कि पूरे साम्राज्य में सुल्तान के नाम का खौफ बैठ गया। ये राजशाही को मजबूत करने का एक बेहद क्रूर लेकिन अचूक तरीका था। खैर, अब हम अपने दूसरे विषय की तरफ मुड़ते हैं, जहां हम देखेंगे कि कैसे ये साम्राज्य अपने चरम पर पहुंचा और किन सख्त नीतियों ने इसे आकार दिया। जैसे जैसे साम्राज्य फैल रहा था, उसे संभालने के लिए एक मजबूत सिस्टम की जरूरत थी। यहीं पर काम आई एकता प्रणाली। हालांकि इसे इल्तुतमिश ने शुरू किया था, लेकिन ये पूरे सल्तनत काल की प्रशासनिक रीढ़ बन गई। आसान भाषा में समझें तो अधिकारियों को सैलरी की जगह जमीन के टुकड़े दे दिए जाते थे, जिसे एकता कहते थे। इसके बदले उन्हें अपनी सेना रखनी होती थी और सुल्तान के लिए लड़ना होता था। काफी स्मार्ट और प्रैक्टिकल तरीका था, है ना? अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। अगर हम उसे सिर्फ एक ऐसा राजा माने जिसने बहुत सी जंगें जीती, तो ये गलत होगा। वो एक बहुत ही तेज दिमाग वाला प्रशासक भी था। उसे पता था कि मंगोलों जैसे खतरनाक दुश्मनों से बचने के लिए एक विशाल सेना चाहिए, और सेना के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। तो उसने क्या किया? उसने बाजार के रेट फिक्स कर दिए, जमीन नापने का नया तरीका बिस्वा निकाला, और हर चीज पर ऐसा सख्त कंट्रोल किया कि लोग कांपने लगे। उसका ये इकोनॉमिक सिस्टम अपने समय से बहुत आगे की सोच था। अब आते हैं हमारे तीसरे और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर, तुगलक वंश। ये एक ऐसा दौर था जहां महत्वाकांक्षाएं तो आसमान छू रही थीं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। अगर हम अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक की तुलना करें तो ये एकदम दिन और रात जैसा फर्क है। खिलजी बेहद प्रैक्टिकल इंसान था। वो वही करता था जो जमीन पर काम करे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक, वो एक किताबी इंसान था जिसे थ्योरी से प्यार था। एक का फोकस कठोर लेकिन प्रभावी प्रशासन पर था, और दूसरे का एकदम कट्टरपंथी हवाई किलो वाले बदलावों पर। इसीलिए इतिहास में मोहम्मद बिन तुगलक को अक्सर बुद्धिमान मूर्ख कहा जाता है। जरा इसके प्रशासनिक फैसले सुनिए। इसने पूरी की पूरी दिल्ली की आबादी को आदेश दिया कि अपना सामान बांधो और 700 मील दूर दौलताबाद चलो, और फिर पीतल और तांबे के सिक्कों को चांदी के बराबर का दर्जा दे दिया।
एक तरह की टोकन करेंसी। नतीजा ये हुआ कि ये दोनों प्लान इतनी बुरी तरह फ्लॉप हुए कि उसे अपने ही आदेश वापस लेने पड़े और पूरा का पूरा सिस्टम चरमरा गया। इस पूरी अफरा तफरी के बाद जब उसका उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर आया तो उसने सोचा भाई अब कोई नए प्रयोग नहीं। उसने बहुत ही समझदारी से काम लिया और अपना सारा ध्यान साम्राज्य को वापस पटरी पर लाने में लगा दिया। उसने सिंचाई के लिए नहरों का एक विशाल जाल बिछाया, खेती को बढ़ावा दिया और पब्लिक वर्क्स पर फोकस किया। ये डैमेज कंट्रोल का एक बेहतरीन उदाहरण था। चलिए अब तलवारों और सुल्तानों के महलों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और हमारे चौथे हिस्से में देखते हैं कि आखिर इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता था। सुल्तान बेशक सबसे ऊपर था, लेकिन वो अकेला सब कुछ नहीं कर सकता था। ये टेबल देखिए, उसके नीचे एक पूरी टीम होती थी। जैसे आज के समय में कैबिनेट मंत्री होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही। वजीर प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री का काम देखता था। आरिज़ मुमालिक पूरी सेना का बॉस था। काजी साहब शरिया कानून के तहत न्याय देखते थे और बरीद मुमालिक वो खुफिया विभाग का हेड था जो हर खबर सुल्तान तक पहुंचाता था। शक्तियों का बंटवारा एकदम क्लियर था। और बात सिर्फ दिल्ली की नहीं थी। इस पूरे साम्राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बड़ी बारीकी से बांटा गया था ताकि हर जगह नजर रखी जा सके। इक्ता या सूबा जो आज के जिलों या राज्यों जैसे थे, फिर शेख, परगना और आखिर में गांव। मजे की बात यह है कि प्रशासन का ये फारसी मॉडल एकदम जमीनी स्तर तक यानी गांव के मुकद्दम और पटवारी तक अपनी पहुंच बना चुका था। और अब हम आते हैं आज की क्लास के सबसे खूबसूरत और मेरे पसंदीदा हिस्से पर, वो सांस्कृतिक विरासत जो इन राजवंशों ने हमें दी। जब हम फारसी और भारतीय संस्कृति के संगम की बात करते हैं तो एक नाम सबसे ऊपर आता है, अमीर खुसरो। इन्हें तूतिए हिंद यानी भारत का तोता कहा जाता था। आप यकीन मानिए, आज हम जो सितार सुनते हैं या जो कव्वाली सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वो इन्हीं की देन है। खुसरो ने संगीत और संस्कृति का जो रूप गढ़ा, वो आज भी उपमहाद्वीप की रूह में बसा है। और सिर्फ संगीत ही क्यों, जरा इन इमारतों को देखिए। इसी दौर ने हमें इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर दिया। गुलाम वंश ने कुतुब मीनार बनाई, जहां लाल पत्थर और मेहराबों का जादू दिखा। खिलजी ने असली मेहराब और खूबसूरत कैलीग्राफी का इस्तेमाल किया। तुगलक काल में मजबूत ढलान वाली दीवारों वाले किले बने और लोधी काल आते आते वो खूबसूरत डबल डोम या दोहरे गुंबद वाले मकबरे बनने लगे। ये सच में पत्थरों पर उकेरी गई एक एवोल्यूशन की कहानी है। लेकिन जैसा कि इतिहास का नियम है, हर सफर का एक अंत होता है। 1398 में जब तैमूर ने हमला किया तो उसने इस केंद्रीय सत्ता की कमर ही तोड़ दी। इसके बाद सैयद वंश आया, लेकिन साम्राज्य टुकड़ों में बिखरने लगा। लोधी वंश ने, जो पहले अफगान शासक थे, चीजों को समेटने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंत में 1526 के पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोधी को हरा दिया और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत का 300 साल का ये विशाल अध्याय हमेशा के लिए खत्म हो गया और मुगल साम्राज्य ने जन्म लिया। आज का ये सेशन खत्म करने से पहले मैं चाहता हूं कि हम सब इस एक सवाल पर विचार करें, दिल्ली सल्तनत को हम किस बात के लिए याद रखें? क्या उन खून खराबे वाली जंगों और तलवार के दम पर जीते गए इलाकों के लिए, या फिर उस शानदार सांस्कृतिक विरासत, उस संगीत और उन इमारतों के लिए जो आज भी हमारी पहचान का एक अहम हिस्सा है? एक राजवंश की असली सफलता का पैमाना क्या होना चाहिए? इस उत्तेजक सवाल को अपने साथ घर ले जाइएगा। इतिहास को बस पढ़िए मत, उसे महसूस कीजिए।